सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति को समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता है क्या है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि त्रि मतलब हो गया हमारा 3 और कोण से हम लोग समझते हैं कोण, और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि जहाँ पे 3 कोणों का माप होता है वही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कि त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज पर ही पूरा का पूरा आधारित है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्रकार के त्रिभुज। जैसे कि एक हमारा त्रिभुज हो गया ये, और दूसरा ये त्रिभुज हमारा हो गया, तीसरा ले लेते हैं एक त्रिभुज ये हमारा हो गया, और चौथा त्रिभुज ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि त्रिकोणमिति में हमको बस समकोण त्रिभुज ही लेना है। कोई भी त्रिभुज रहे हमको उसको समकोण बना देना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे इस पर हम लोग लंब डाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज ये और एक समकोण त्रिभुज ये, और ये समकोण त्रिभुज तो है ही। और यहाँ पर इसको हम लोग बना दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग लंब डाल दे रहे हैं इस पर, तो एक समकोण त्रिभुज ये बन गया और एक ये। ऐसे ही देखिए यहाँ से हम लोग अगर यहाँ पर लंब डालें तो एक समकोण त्रिभुज ये हो गया और एक बड़ा वाला हो गया। तो दोस्तों ये बात रही त्रिभुजों की। अब लोग जान लेते हैं त्रिकोणमिति का यूज होता कहाँ पे है। तो जैसे कि अगर कोई मान लीजिए मीनार है जिसकी लंबाई हम लोग को नहीं पता है और उसके सामने हम लोग खड़े हैं, ये मीनार है हमारी और इसकी लंबाई हमको नहीं पता है और यहाँ पर हम खड़े हैं, तो बिना इस मीनार पर चढ़े अगर हमको त्रिकोणमिति का अध्ययन है तो हम इस मीनार की पूरी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए जो है त्रिकोणमिति का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही डेली लाइफ में त्रिकोणमिति का यूज कई जगहों पर होता रहता है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा त्रिकोणमिति के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो त्रिकोणमिति के इतिहास की बात करें तो भारत के ही महान गणितज्ञ के आर्यभट्ट जी ने त्रिकोणमिति से संबंधित पहला कॉन्सेप्ट दिया। तो आइए देख लेते हैं वो पहला कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर हमने बार बार 3 कोणों की बात की और समकोण त्रिभुज की बात की। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि आर्यभट्ट जी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया। तो देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना दिया। ये हो गया समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। आइए इसका नाम देते हैं, ये ए बी और ये सी हो गया। यहाँ पर जो कोण बी है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो आर्यभट्ट जी ने कहा जैसे त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा हैं तो इनका कुछ नाम भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे परिवार में सदस्य होते हैं तो उनका कुछ अलग अलग नाम होता है, वैसे ही आर्यभट्ट जी ने कहा कि ये त्रिभुज है तो इसमें भी 3 भुजाएं और 3 कोण है तो इनका भी कुछ ना कुछ नाम होने चाहिए। तो अब आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले इनके कोणों का नाम रखा तो बताया कि ये 90 अंश का कोण है, ये क्या कहलाएगा, समकोण। आर्यभट्ट जी ने इसको समकोण बताया। और ये जो कोण ए है और ये कोण सी, इन दोनों को बताया कि ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके भुजा की। ये आर्यभट्ट जी ने इस त्रिभुज की भुजा का क्या नाम रखा। तो जो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा थी उसको उन्होंने कहा कि ये इसका नाम कर्ण रहेगा। तो अगर हमको इस कोण ए के सापेक्ष संबंध निकालना है तो इस कोण ए के सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी, तथा इस 90 अंश के कोण और इस न्यून कोण के बीच का जो भुजा है उसका नाम हम लोग आधार बोलेंगे। तो अब आर्यभट्ट जी ने इन कोणों के बारे में और भुजाओं के बारे में बता दिया। लेकिन अगर ये एक परिवार के सदस्य है तो इनके बीच भी एक संबंध होना चाहिए जैसे हम लोग के बीच होता है। तो आर्यभट्ट जी ने इस कोण और भुजाओं के बारे में हमको बता दिया। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि अगर ये सब एक परिवार के सदस्य हैं तो इनके बीच में एक संबंध होना चाहिए। जैसे कि ये आधार, कर्ण और लंब 3 भुजा हैं तो इनके बीच में कुछ न कुछ संबंध होने चाहिए। मान लीजिए जैसे हमारे परिवार में हम लोग सदस्य होते हैं, मान लीजिए एक मैं और मेरी माँ और मेरी बहन है, ये 3 लोग हैं, तीनों एक परिवार के सदस्य हैं। तो इनके बीच कितने संबंध होंगे। देखिए अगर मैं कहूँ मेरी बहन के साथ मेरा क्या रिलेशन है,
बहन का, मैं बहन को बहन बोलता हूँ और बहन मुझको क्या बोलती है, भाई। तो यहाँ पर कितने संबंध हो गए, यहाँ पर 2 संबंध होंगे। ऐसे ही मैं और मेरी माता में क्या संबंध है, मैं अपनी माँ को माँ बोलूंगा और माँ मुझे बेटा बोलेगी। तो यहाँ पे कितना संबंध हो गया, 2 संबंध और हो गए, 4 संबंध हो गए। ऐसे ही माँ और बहन में क्या संबंध है, माँ बहन को क्या बोलेगी, बेटी बोलेगी, लेकिन बहन माँ को क्या बोलेगी, माँ बोलेगी। तो यहाँ पे 3 पर्सन है ना। यहाँ पे परिवार में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, लेकिन संबंध कितना हुआ, 6। ऐसे ही ठीक ऐसे ही हमारे त्रिकोणमिति में यहाँ पे आधार, कर्ण और लंब 3 सदस्य हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी कितने संबंध हो जाएंगे, 6। जैसे देखिए लंब का कर्ण के साथ संबंध, कर्ण का लंब के साथ संबंध, 2 संबंध हो गया। फिर कर्ण का आधार के साथ संबंध, फिर आधार का कर्ण के साथ संबंध, 4 हो गया। फिर आधार का लंब के साथ संबंध और लंब का आधार के साथ संबंध। तो यहाँ पर कितने संबंध हो गए, 6 संबंध हो गए। तो आर्यभट्ट जी ने कहा कि इसमें भी 6 संबंध है, तो अब उनके भी नाम होने चाहिए। तो अब उनके नाम तो ऐसे माँ बहन बेटी तो रखना नहीं है। तो आर्यभट्ट जी ने सबसे पहला नाम जो है रखा ज्या। आर्यभट्ट जी ने सबसे पहला नाम रखा ज्या, है ना। और दूसरा नाम रखा उन्होंने कोज्या। दूसरा नाम क्या रखा, कोज्या। तथा तीसरा नाम उन्होंने रखा स्पर्शज्या। स्पर्शज्या। तथा चौथा नाम रखा उन्होंने कोटि स्पर्श ज्या। तथा 5वां नाम उन्होंने रखा व्यू को ज्या। तथा आखिरी और छठा नाम उन्होंने व्यू ज्या रखा, है ना। तो अब देखिए मैथ में अगर ऐसे नाम हो जाएंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो आर्यभट्ट जी ने इन सभी का नाम अरबी लैंग्वेज में चेंज करके इसका नाम रख दिया। तो ज्या को बोला गया साइन और कोज्या को बोला गया कोसाइन तथा स्पर्श ज्या को बोला गया टेंजेंट तथा कोटि स्पर्श ज्या को बोला गया कोटेंजेंट तथा व्यू कोज्या को सेकेंड नाम दिया और व्यू ज्या को सेकेंड बोला गया। तो अब इसके बाद एक साइंटिस्ट और है जिन्होंने अब साइन का नाम चेंज करके उन्होंने कहा कि अब इसका नाम जो है साइन और इसको शॉर्ट में कर दिया उन्होंने। यहाँ पे SIN था तो उसको उन्होंने साइन कर दिया और यहाँ पर कोसाइन था तो कोसाइन को क्या हुआ, कॉस हो गया। टेन को, इस टेंजेंट को टेन नाम दे दिया तथा कोटेंजेंट को कॉट नाम दे दिया गया और सेकेंड को सेक बोला गया तथा को सेकेंड को कॉस का नाम दिया गया। तो आइए आगे देखते हैं कि अगर इस कोण ए के सापेक्ष अगर हम लोग संबंध निकाल रहे हैं तो हम लोग जानते हैं इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर हम लोग इस कोण सी के सापेक्ष अगर निकालते तो इस सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाती, तब ये भुजा जो हमारी जो आधार है अभी वो बाद में लंब हो जाती। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस कोण ए के सापेक्ष अगर हम लोग संबंध निकाल रहे हैं तो सबसे पहले साइन के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, साइन ए। कॉस के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, कॉस ए। टेन के आगे टेन ए। सबके आगे हम लोग ए लगा देंगे, ठीक ना। मतलब जो कोण रहेगा उस कोण का नाम हम लोग दे देंगे, कोण का नाम दे देंगे या फिर कोण का माप दे देंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे थीटा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे थीटा लिखा है, ये कोण का माप लिखा है, मतलब थीटा तो कुछ भी हो सकता है, थीटा 0 अंश 30 अंश 45 अंश कुछ भी हो सकता है। तो या तो हम लोग साइन के आगे उसके कोण का नाम लिख दिए, अगर कोण ए है तो कोण ए लिख दिए, कोण सी रहता है तो कोण सी लिख देते हैं। लेकिन अगर हमको थीटा दिया है यानी कि कोण का माप दिया है तो हम लोग यहाँ पे एक जगह थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं। सब जगह हम लोग थीटा लिख दिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग या तो साइन ए लिखे या तो साइन थीटा लिखे, या तो कोण का नाम लिखे या तो कोण का माप लिखे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर इस साइन ए के सापेक्ष अगर हम लोग संबंध निकाल रहे हैं तो साइन थीटा बराबर होगा क्या। तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे
कर्ण, और cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और इसी प्रकार tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे के आधार। यहां पर हमारा हो जाएगा लंब बटे के आधार। तो इसी प्रकार cot थीटा को हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग को देखना है कि जैसे कि ये ज्या है, जैसे कि ये जो ज्या है वो किसका उल्टा है, व्यू ज्या का, या हम लोग कह सकते हैं कि ये जो व्यू ज्या है वो किसका उल्टा है, ज्या का, या फिर ये कह सकते हैं कि ज्या का आ जाता। चलो चालू। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिए, जो ये जो ज्या है इसका व्युत्क्रम क्या होता है, व्यू ज्या होता है, और ये जो कोज्या है इसका व्युत्क्रम क्या होता है, व्यू कोज्या होता है, और ये जो स्पर्श ज्या है इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कोटि स्पर्श ज्या होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो ज्या है उसका उल्टा क्या होता है, व्यू ज्या होता है, कोज्या का उल्टा व्यू कोज्या होता है, और स्पर्श ज्या का उल्टा क्या होता है, कोटि स्पर्श ज्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो साइन थीटा है इसका उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो हमारा जो फार्मूला था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब। ठीक है। तो इसी प्रकार cos थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। देखिए यहाँ पर हम बता दें ना, कोज्या का उल्टा क्या होगा, व्यू कोज्या। तो cos थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। तो फिर सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों आधार बटा कर्ण था, अब क्या हो जाएगा यहाँ से कर्ण बटा के आधार, यहाँ से क्या हो जाएगा कर्ण बटा के आधार। यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी है इसलिए हम लोग ऐसे लिख दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको हम अच्छे से लिखवाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो cot थीटा है ये किसका उल्टा है, tan थीटा का। तो tan थीटा का क्या फार्मूला है, लंब बटा के आधार। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब। तो आइए दोस्तों आगे हम लोग को इन्हीं शब्दों का यूज करना है, तो बाकी ये सब बचे हुए को हम लोग मिटा देते हैं। तो आइए हम लोग इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं फिर से एक बार। हमने बताया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। फिर ये cot थीटा tan थीटा का उल्टा हो गया, आधार बटा लंब, और ये sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिए, अगर नहीं याद होता है तो एक ट्रिक है जो कि आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, जिसका नाम है लाल बटा के कक्का। इसको हम लोग बोलते हैं लाल बटा के कक्का। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है। अब देखिए ये जो L अपान के है, ये देखिए इसको हम लोग 3 भागों में बांट दिए, है ना। अब ये L अपान के, ये इसको नाम देते हैं हम लोग साइन थीटा। ये बोल दिए ये साइन थीटा का है, इसको बोल दिए कॉस थीटा का है, इसको बोल दिए किसका है, ये टेन थीटा का है। और ये टेन थीटा का उल्टा किसका हो गया, कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे बताया था ना कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो ये टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये सेक थीटा का हो गया। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये कोसेक थीटा को हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, एल से लंब बटे कर्ण। देखिए एल बटा के यानी कि एल से लंब, के से कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। ऐसे ही कॉस थीटा ही है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए से आधार बटा के कर्ण। कैसे हो गया हमारा कर्ण। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा के कर्ण। ऐसे ही टेन थीटा बराबर हमारा एल से क्या हो गया, एल से लंब बटे के आधार। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे के आधार। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। अब हम लोग यहाँ पे उल्टा करेंगे, जैसे कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, तो हम इसको ए से शुरू करेंगे। तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ए से आधार एल से लंब। ऐसे सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा के आधार। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के आधार। और ये कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है इन्हीं सब पे आधारित है। तो अभ्यास लगाने से पहले हम लोग को ये सब फार्मूले अच्छे से आने चाहिए। तो आइए अभी तक जितना हम लोग फार्मूला डिस्कस किए हैं उसको एक जगह लिख लेते हैं, ताकि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम न हो।
तो आइए देखते हैं फार्मूला। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि जितना भी फार्मूला था अभी तक, जितना भी हम लोग फार्मूला डिस्कस किए थे, सारे एक जगह हम लिख चुके हैं। तो आइए इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये बताया कि अगर थीटा ये है, अगर इसके सापेक्ष अगर हम लोग संबंध निकाल रहे हैं, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये जो समकोण है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और इस समकोण और जिस कोण के सापेक्ष हम लोग मान के संबंध निकाल रहे हैं, उसके बीच का भुजा हमारा आधार कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो थीटा है, इसके सामने वाली भुजा ही क्या होती है, लंब होती है। और ये जो समकोण है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग भूलिएगा मत, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी आ जाता है ऐसे। तो यहाँ पर जो अगर थीटा है, हम लोग इसको ना मानते, अगर इस सी को मान लेते हैं, तो अब इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। यानी कि अब ये भुजा लंब नहीं है, अब कौन सी भुजा लंब हो गई, ये वाली भुजा लंब हो गई। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि अब अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। तो हमने लिख दिया साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, है ना। ऐसे ही कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया, 1 सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या हो गया, 1 कॉस थीटा। ऐसे टेन थीटा बराबर हो गया 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, 1 टेन थीटा। और टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह पे ये यूज होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ये कॉट थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। और इसको तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया था पहले ही। देखिए, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब। और अगर जिसको ऐसे नहीं याद होता है, तो हमने आपको ट्रिक बताया है, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये पहला साइन थीटा के लिए है, और ये दूसरा किसके लिए है, कॉस थीटा के लिए है, और ये तीसरा किसके लिए है, टेन थीटा के लिए है। और टेन थीटा का उल्टा करे तो ये किसके लिए है, कॉट थीटा के लिए है, और कॉस थीटा का उल्टा करे तो ये किसके लिए है, सेक थीटा के लिए, और ये साइन थीटा का उल्टा करे तो ये किसके लिए है, कोसेक थीटा के लिए। तो दोस्तों इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जितने भी फार्मूला है उसका एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अभ्यास 8.1 करने से पहले अगर इतना हमको अगर अच्छे से आता है, ये सारे फार्मूला अगर हमको याद है, तो एक भी क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं। तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।